नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में एक थोड़ी सी शांत शुरुआत के बाद मार्केट में निचले लेवल से मोमेंटम आ रहा है। निफ्टी भले ही अभी भी आपको 7 पॉइंट नीचे दिखेगा, लेकिन 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 17,712 कुछ ही देर पहले इसने अपना डे हाई छुआ। निफ्टी बैंक का हाल देखिए, 41,355 दरअसल डे हाई था, उसके सामने इस समय 41,266 के आसपास यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक डे लो से करीब करीब 163 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा है। तो निफ्टी भी दिखाइएगा 97.2 पर। तो डे लो से अच्छी खासी चाल मजबूत होती हुई। मिड कैप इंडेक्स अभी भी फ्लैट है, लेकिन हाँ इंडिविजुअल कई ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। पूरा अदानी समूह जहां पर हम देख रहे हैं, पोर्ट, एंटरप्राइजेस, गैस, ट्रांसमिशन, सब में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा LNT में हमने देखा एक बड़ा मूव देखने को मिला है। बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ पॉकेट्स है जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए और निचले लेवल से जो IT में प्रेशर बन रहा था वहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। TCS खासतौर से डे लो से अच्छी खासी तेजी दिखाने में कामयाब है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स आपके लिए आगे भी मैप करेंगे, लेकिन फोकस करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। एक मिड वीक छुट्टी के बाद अब हमारे जानकार फिर से काम पर लौटते हुए उनके रिटर्न्स दरअसल सोमवार को किस प्रकार के थे वो आपके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ से आगे का रुझान क्या रहेगा। तो 2.77% के रिटर्न्स के साथ अमित त्रिवेदी आगे चल रहे हैं। 1.42% के रिटर्न्स हैं पंकज रांदर के, और इनके ठीक पीछे है 1.39% के रिटर्न्स के साथ स्वाति होतकर। तो अच्छा मुकाबला स्वाति और पंकज के बीच चल रहा है। आज के लिए कंस्ट्रिंग हम एक रिस्पाइट देख पाए हैं, थोड़ी सी रिकवरी आई है। 17,700 के इर्द गिर्द ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। पंकज, इस मूव को आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या मौका है इंडेक्स में तेजी करने का? या गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। और आपको विशेष तौर पे जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जहां तक बात निफ्टी की है, निफ्टी एक रेंज के अंदर स्टक रहेगा। 17,600 से 17,800 की एक बहुत टाइट रेंज नजर आ रही है। बट उसके मुकाबले बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वीकन साइड में लगता है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्लिप हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर 41,260 की अगर लेवल तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि वहां से 300 से 400 पॉइंट और डिप डाउन आ सकता है। ये जो रैली आई है सुबह से, जो अपसाइड मूवमेंट दिखाया है एक बार नीचे के लेवल्स के बाद में, जो 100 पॉइंट की जो रिकवरी दिखाई है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए मार्केट ने चांस दिया है। सेकेंड हाफ में मार्केट प्रेशर में ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सेकेंड हाफ में मार्केट प्रेशर में रह सकता है। अब थोड़ा बहुत रिस्पाइट देखने को मिल रही है। अमित, आपकी रणनीति क्या रहेगी? जी देखिए, कल जो हिसाब से ऊपर से 17,800 से एक थ्रोबैक देखने मिला और जो हिसाब से मैं ऑप्शंस डेटा देख रहा हूँ, अगर देखिए तो 17,700 के कॉलर पुट में जो एडिशन हुआ है वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंडेक्स में थोड़ा एक पॉज रहेगा और इमीडिएट जो ट्रेडिंग बैंड है निफ्टी की वो 17,600 से लेके 17,800 के बीच में रहनी चाहिए। बट जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये वीक मेरा जो बेसिकली जो ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, वो मिड कैप्स में ज्यादा रहेगा। सो इवन गोइंग इट मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली जो है विद इन दी मिड कैप स्पेस वो कंटिन्यूड रहेगी, और स्पेसिफिकली मेरी जो छोटे वाले जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें मेरी ध्यान रहेगी। छोटे बैंक्स पर ज्यादा फोकस अमित का रहेगा। स्वाति, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे। आपसे इनफैक्ट सुबह भी बातचीत कर रहे थे। आपका ट्रेड क्या रहेगा? Yes, good morning, Harshada ji, and happy Women's Day to you as well. आज के लिए डेफिनेटली मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, क्योंकि मार्केट 17,600 के लेवल्स इंटैक्ट रखते हैं। जब तक वो होल्ड है तब तक ये पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी, जो कि निफ्टी को भी लेके जा सकती है 17,770 17,800 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें स्टॉक्स में देखने मिले। ये राय नजर रखते हुए मैं अभी एक बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी, जो कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड पे PCBL है। करंटली ये काउंटर 118 के आसपास चल रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है लाइन चार्ट पे, तो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्गली इंटैक्ट है अभी भी 20 DMA के ऊपर। प्राइस एंड वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो PCBL करंट लेवल पे आप बाई कीजिएगा। ऊपर में मैं अपसाइड में टारगेट एटलीस्ट देख रही हूँ 130 से 135 के लेवल तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा 114 के स्टॉप लॉस से। चलिए, तो स्वाति ने बिना टाइम वेस्ट के पूरा पहला ट्रेड ही दे दिया है। स्वाति का एक बार पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। जो 1.39% के रिटर्न्स इनके बने हैं, किन स्टॉक्स के बदौलत ये रिटर्न्स आए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा पूरा पोर्टफोलियो।
तो एसएल प्रोपैक को अभी भी होल्ड कर रही हैं, जीएनएफसी को भी होल्ड किया हुआ है और ये आया है फिलिप्स कार्बन ब्लैक आपके लिए नया ट्रेड, जहां पर एक तेजी की पोजीशन इन्होंने जोड़ी है। 130 टारगेट और 114 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज, आपका पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और बताइएगा फिर आप इसमें क्या नया बदलाव करना चाहेंगे, लेकर आइएगा प्लीज पंकज का पोर्टफोलियो। सभी जो ट्रेड्स थे, बाय साइड के ट्रेड्स थे, सब में प्रॉफिट बांध लिया। जेंसार, जुबलिन, एमजीएल, लेमन ट्री और वर्धमान टेक्सटाइल, तो 2 नए ट्रेड्स आप दे सकते हैं। बताइए पंकज, पहला क्या रहेगा? जी हर्षदा जी, मुझे शिपिंग के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को मजगांव डॉक देना था काफी टाइम से, लेकिन बहुत हिट हो गया। लेकिन कोचिन शिपयार्ड के साथ में अभी मैं फिलहाल जाना चाहूंगा। 477 की रेंज अभी चल रही है, तो 477 में बाय करना है। 458 का स्टॉप लॉस रहेगा, 458 का, और टारगेट 510 518 के लिए हम लोग इसको प्ले करेंगे। एक अच्छा खासा डेली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, तो कोचिन शिपयार्ड के साथ में डेफिनेटली जाना चाहिए। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड इस समय आता हुआ तेजी में 510 के टारगेट के लिए मौका है और 458 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कोचिन शिपयार्ड लार्जली से आप डिफेंस प्ले के तौर पर देखेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए ये शिप बिल्डिंग में कई सारे ऑर्डर्स बैक कर चुकी है और उसी पर कंपनी फोकस कर रही है। तो 510 का टारगेट और 458 का स्टॉप लॉस रहेगा। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने भी यहाँ पर जो पिछले सोमवार को ट्रेड्स दिए थे उसमें आईओसी अभी भी होल्ड कर रहे हैं, वरना अपोलो टायर और वेंट में इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। कुछ ऐड कर रहे हैं आप डायरेक्टर साहब? वेल्सपन, हाँ वेल्सपन था, ये वेल्सपन इंडस्ट्रीज था। लेकिन वहां पर तो आपने प्रॉफिट बांध लिया ना वेल्सपन इंडस्ट्रीज में? जी जी बिल्कुल। तो अभी सिर्फ आईओसी है? जी बिल्कुल। ओके, तो नया ट्रेड? जी देखिए, 2 रिकमेंडेशन मैं ऐड करूंगा, दोनों बाय साइड पे है। पहला जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक काफी अच्छे सपोर्ट जोन से एक रिकवरी देखने मिली है, और आज भी जो एक नेगेटिव टिक था डाउन शुरुआती के ट्रेड में, वो एक रिकवर हो गया और 57 के लेवल्स जो वो अच्छे से सस्टेन कर रहा है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। करंट मार्केट प्राइस 57 पे बाय करना चाहिए। 55-50 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड टारगेट जो है इसका 62 तक है। ओके, 62 के टारगेट के लिए ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेजी वाला ट्रेड 55-50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा ट्रेड है हाथ में इस समय अमित? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मेरे तो ध्यान जो रहेगा छोटे वाले बैंक्स में रहेगा, तो सेकंड जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 4 से 5 दिनों में काफी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ था, और मुझे लग रहा है कि 78 का जो लेवल्स है काफी अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस 80 पे बाय कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। 78 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड मुझे लग रहा है 86 से लेके 90 तक के लेवल्स जो है बैंक ऑफ इंडिया में आ सकते हैं। 86 से 90 के टारगेट्स के लिए मौका बैंक ऑफ इंडिया में आप लेकर चलेंगे। स्टॉक हाउएवर आज करीब 1.5% नीचे है, लेकिन एक स्विंग बैक आ सकता है। आपको याद होगा 9:30-10 के बीच में हम कैनरा बैंक की बात कर रहे थे, उस पीएसयू बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था। अब देखते हैं ये बाकी छोटे सरकारी बैंक फॉलो थ्रू दिखाते हैं या नहीं। फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया पर एक व्यू आ रहा है 86 का टारगेट। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज आप अमित? स्टॉप लॉस है 78 का स्टॉप लॉस, ओके, और 86 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। अच्छा पंकज, आपके हाथ में ट्रेड है? हर्षदा जी अभी फिलहाल तो नहीं है। मैं देखूंगा कि मार्केट अगर थोड़ा सा डिप डाउन होता है तो सेलिंग साइड में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं बैंकिंग के ऊपर थोड़ा सा वीक ही मेरा नजरिया है, तो बैंक्स के साथ में थोड़ा सा नेगेटिव है। आप अपना टाइम लीजिए, शायद ब्रेक के बाद एक ट्रेड मिल जाता है तो दे दीजिएगा, वरना सेकेंड हाफ तो खुला ही है, आपके ट्रेड का इंतजार करेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आए, लेकिन आज क्योंकि इंटरनेशनल महिला दिवस है तो इस मौके पर सीएनबीसी आवाज अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी कई दिग्गज महिलाओं से भी बात कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ रही हैं इंजीनियर्स इंडिया की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला। शुक्ला जी, मैम गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। इनफैक्ट आपसे पूरे साल अलग अलग मौक़ों पर बात होती है, तो हमें लगा कि आपसे आज भी बात कर लेनी चाहिए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू हर्षदा, एंड रियली प्रिविलेज्ड कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके साथ जुड़ी हूँ, और इस मौके पर
मैं आपको और सारी महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्र में अग्रसर हैं अपनी छाप बनाने के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत वेलकम चेंज मैंने देखा है हाल फिलहाल में, कई जो लीडरशिप पोजीशन में सरकारी कंपनियों में कई महिलाएं सामने निकल कर आई है। आई डोंट नो इफ इट्स कॉन्शियसली बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार का भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन इस समय कई ऐसी महिलाएं हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बातचीत की होगी एक दूसरे से, ये बस इत्तेफाक है या फिर कि आप सब लोगों ने एक समय पर शायद वर्कफोर्स ज्वाइन किया एंड यू ऑल एट वेरी सीनियर पोजीशंस इन पीएसयू कंपनीज? आई थिंक जो आपने अभी बात कही वो भी काफी हद तक लागू करती है कि हम सब ने जब वर्कफोर्स ज्वाइन किया लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो अब हम अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उस पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम एक लीडरशिप रोल के लिए अपनी काबिलियत के स्ट्रेंथ पर वी कैन स्टेक अ क्लेम टू जो सीनियर पोजीशंस पे हैं। दूसरी ये है कि आज के दौर पर महिलाओं की शक्ति हर एक क्षेत्र में है। जी हाँ। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर में भी और इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो तकनीकी क्षेत्र में, फाइनेंस क्षेत्र में, ये सब जो ऊपर उठ के आए हैं, हम लोग सब एक पीढ़ी के हैं, एक जनरेशन के हैं, जो आज हम एक बहुत ही अहम पोजीशंस पे हैं, जहां हम चेंज को खुद उस पोजीशन पे बैठ के खुद अपने सामने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, एंड इट्स अ वेरी वेलकम चेंज और एक बहुत बढ़िया सिग्नल है देश की युवतियों के लिए कि ये भी देखिए इस तरह का मकाम वो भी हासिल कर सकती हैं। अच्छा, आपकी कंपनी पर मैं फोकस करना चाहूंगी मैम, क्योंकि आपसे मौका मिला है आज बातचीत करने का। इंजीनियर्स इंडिया बहुत ही टेक्निकल स्पेस में है और आपकी लीडरशिप में हमने देखा है कई नए इनिशिएटिव्स भी आप लोगों ने लॉन्च किए हैं। तो उनमें से एक ऐसा नया इनिशिएटिव डिफेंस और स्पेस इंफ्रा को लेकर है, उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सके, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगी, किस तरह के ऑर्डर्स पर आप लोग इस समय काम कर रहे हैं? देखिए, आपने सही फरमाया कि हमारी कंपनी इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ पर ही देश विदेश में प्रसिद्ध है और हमने कई मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। तो एक खाली जमीन पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी लगाना, इसमें हमारे इंजीनियर्स बहुत ही निपुण हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। अब इसी स्ट्रेंथ को लेके हमने अपनी कंपनी में जो स्ट्रैटेजी बनाई है ग्रोथ की, जो कि बाकी सेक्टर्स में भी हमारा इसी स्ट्रेंथ पे योगदान रह सके, इसकी नींव हमने पिछले 1 वर्ष में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डीप कोशिश करी है करने की। इसमें एक सेक्टर है डिफेंस, जिसका हमने अभी करीब मिड फरवरी में एक MOU किया है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसमें हम जो रासायनिक केमिकल्स यूज होते हैं डिफेंस सेक्टर में, इसकी एक्सपर्टीज देश में विकसित करेंगे, उनसे मिलकर उनके प्लांट को नया करेंगे और इस एक्सपीरियंस को हमारी जैसी कंपनी को छोड़ के किसी भी कंपनी के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक उसी तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी काफी, क्योंकि उसमें बहुत निवेश हो रहा है, बहुत ग्रोथ की संभावना है, क्या उसमें काफी बिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ crores of rupees is an outlay in terms of investment। तो उसमें हमने बहुत ही उम्दा डेटा सेंटर्स का निर्माण किया है राजस्थान में SBI के लिए, और अभी हम बहुत डेटा सेंटर्स के भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। मैम, अगर मुझे एक थोड़ा सा इंसाइट ये दे सके, कंस्ट्रेइंग एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर अब सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाइन अप कर रही है, उस रोड मैप में इंजीनियर्स इंडिया की कितनी बड़ी भूमिका होगी? क्या आपने कुछ ऑर्डर्स के लिए बातचीत शुरू कर ली है? ये कितना बड़ा ऑर्डर बुक का साइज हो सकता है आगे डिलीवर करने के लिए?
हर्षदा, हमने बातचीत ही नहीं, हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ओके। और हम ही एक देश की संस्था है, एक उपक्रम है जो ग्रीन हाइड्रोजन में पाइपलाइन या तो ब्लेंडिंग हो या इलेक्ट्रोलाइजर बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन की कैपेसिटी हो या इंटीग्रेशन की हो, जो रिफाइनरी में इंटीग्रेट हो गए। हम कई सारे क्लाइंट्स के साथ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का कार्यभार संभाल रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में एक जो क्षमता है उसकी तकरीबन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ये हमारी सेक्टर का टारगेट है। और उसमें हम अपने बाकी ऑयल कंपनीज के साथ सहयोग है। हमारे पास एक सशक्त टीम है जो कि सब कॉम्पिटेंसी से ली गई एक बहुत ही हॉरिजॉन्टली वाइडेंड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब एकजुट होके ग्रीन हाइड्रोजन में बिजनेस देख रहे हैं। अभी बिजनेस हमारा जो उसमें आया है ग्रीन हाइड्रोजन में, उसका हमें अगले कुछ वर्षों में मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है। और ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन हाइड्रोजन यूसेज इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, इसमें हमें काफी ग्रोथ दिखती है। कई हम डीपीआरस कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जो करीब 4000 टन ग्रीन अमोनिया, दैट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट साइज। तो ये सारे हम प्रोजेक्ट्स अभी ग्रीन हाइड्रोजन के अपने कंपनी में एग्जीक्यूट कर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो आपने हाल ही में बैक किए हैं, क्या विजिबिलिटी रहेगी इस साल को? आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू कहां पर एंड करेंगे, या फिर FY24 के लिए क्या की टारगेट्स होंगे टर्नओवर के? इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 9 मंथ्स में देखा, हमारा जो टॉप लाइन था करीब 17% ऊंचा था। हमारे प्रॉफिट्स जो रियलाइज होते हैं वो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन साइकिल कोविड के रहते थोड़ी इस वर्ष ना होके अगले वर्ष तक एक्सटेंड होगी। तो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इस वर्ष के प्रोजेक्ट्स की शायद अगले वर्ष में हो, बट हमारा टर्नओवर की ग्रोथ की विजिबिलिटी है इस फाइनेंशियल ईयर में। नंबर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में शेयर कर सकती हूँ। जहां तक बिजनेस का ग्रोथ है, हमारा पिछले वर्ष मतलब FY 2021-22 से कंपेयर करें 22-23 से, तो हमारी ऑर्डर बुक जो बुक हुई है वो करीब 2 गुना हुई है। सो 100% ग्रोथ है ऑर्डर बुक की, जो कि प्रोजेक्ट्स हमारे 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में एग्जीक्यूट होते हैं। आने वाले वर्षों में बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन की हेल्दी ग्रोथ इज वेरी विजिबल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एंड हैव अ गुड डे। और होली की भी शुभकामनाएं। आप इनफैक्ट आज ऑफिस आई हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आज आपको होली की छुट्टी का भी फायदा पूरी तरह से एंजॉय कर सके आप अपने परिवार के साथ। श्योर, मैं इस मौके पर सारी महिलाओं को और सबको होली की शुभकामनाएं देती हूँ, और आशा करती हूँ कि रंगों से, हर रंग से महिलाओं का जीवन भरपूर रहे, और जो रंग वो चाहे उस रंग में वो जी पाए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन फटाफट लौटते हैं CNBC आवाज पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स अपने साथ शेयर कर लिए हैं। अब यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं उसका जायजा ले लेते हैं। पंकज ने इनफैक्ट एक ही स्टॉक जोड़ा है, कोची शिपयार्ड। 510 टारगेट है, 458 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। स्टॉक इस समय करीब 0.8% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। अमित ने IOC कैरी किया, नया जोड़ा है IDFC फर्स्ट, 62 टारगेट, 5550 स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ इंडिया 86 के लिए तेजी का ट्रेड, 78 का स्टॉप लॉस। IOC 1.5% जोड़ रहा है, IDFC फर्स्ट 0.26%, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया लैगर्ड है, 0.09% का दबाव यहाँ पर। स्वाति ने फिलिप्स कार्बन ब्लैक नया जोड़ा है, 130 का टारगेट, 114 स्टॉप लॉस। GNFC कैरी किया है 580 के टारगेट के लिए, और SL प्रोपैक भी 180 के लिए इन्होंने कैरी ही किया है। EPL थोड़ा सा दबाव में, लेकिन 1% से ज़्यादा के रिटर्न्स GNFC में, और यही स्थिति फिलिप्स कार्बन ब्लैक में भी देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अमित त्रिवेदी 4.25% के रिटर्न्स पर है। अब दूसरे स्थान पर आ चुकी हैं स्वाति 3.5% के रिटर्न्स पर, और 1.5% की कमाई हो रही है पंकज की। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। एक और ट्रेड आगे पंकज जोड़ने वाले हैं दोपहर के दौरान। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। लेंगे इसी मोड पर एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।